ये करेंगे, देखो आज डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स, जो कल जहाँ तक टॉपिक किया था ना उसके आगे से। तो कल कोलिजन स्टार्ट हुआ था, लेकिन तुमको पता है कि बस सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाए थे हम लोग, ये वाला। लेकिन उसमें एक बात समझ में आ गई थी, उस कोलिजन में एक क्वेश्चन तो किया, लेकिन उस एक क्वेश्चन में एक बात समझ में आई कि जब आमने सामने यानी कि हेड ऑन कोलिजन होता है, और उसमें भी अगर हम उसको इलास्टिक मान लें, कोलिजन को एक इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, जहां पर कि ये कहते हैं कि एनर्जी लॉस नहीं होता। तो बम्पिंग कार्स का एग्जांपल आपको दिया गया था वहां पर, कि वहां पर आप कितना भी टकराओ, कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता। तो वो एक सिंपल केस था ना, आज उसको ना जनरलाइज करने जा रहा हूँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स में। तो पहला कोलिजन देखो, ये है हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब समझ में आया क्या? हेड ऑन मतलब, हेड ऑन वर्ड जब लिखते हैं तो यस इसका सर, मतलब, आमने सामने। आमने सामने की टक्कर। आमने सामने मतलब एक ही लाइन में। आमने सामने मतलब या तो आप अपनी गाड़ी ले जाकर के सामने वाले की गाड़ी में बिल्कुल पीछे से एकदम ठोक दो, या दोनों अपोजिट साइड से आकर के टकरा जाएं। ये दो तरीके के कोलिजन्स होते हैं जिसको हम हेड ऑन कहते हैं। दैट मीन्स कि हेड ऑन का मतलब दोनों का मोशन सेम लाइन पर है। जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं उनका मतलब दे आर मूविंग ऑन सेम लाइन, ये कह सकते हो, मूविंग ऑन द सेम लाइन। सेम डायरेक्शन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो आमने सामने का मतलब एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, एक वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा हो, या दोनों ईस्ट में जा रहे हो, बट लाइन सेम होगी। लाइन सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, डायरेक्शन एक दूसरे के सेम भी हो सकती है। ये दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। और इलास्टिक बॉडीज का मतलब क्या है? जब यहाँ पर ये लिखा जाता है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब जब भी आपके किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि कोलिजन इलास्टिक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस टाइप के कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर ये कहा जाता है, तो इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जीरो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। तो अब इसमें न्यूमेरिकल्स में सॉल्व क्या करते हैं? डायग्राम तुमको 3 दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये पहले से कुछ वर्किंग इसलिए करी थी कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आज। तो तीन 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 स्टेजेस आप देख रहे हो। पहला फेज कौन सा आता है? फर्स्ट फेज आप हमेशा कंसिडर करेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन, फेज 1। दूसरा फेज हम कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, सेकंड फेज। और तीसरा फेज हम कंसिडर करते हैं आफ्टर कोलिजन, थर्ड फेज। 3 फेजेस हैं यहाँ पर, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो फेज 2 जो ड्यूरिंग कोलिजन है, उस फेज में दोनों बॉडी एक दूसरे पर एफ यानी कि फोर्स लगा रही है। मतलब कैपिटल एफ का मतलब ये हुआ कि M1 M2 को पुश करेगा और M2 M1 को पुश करेगा। दैट मीन्स दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। और ये जो पुश है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। मतलब ये क्या होता है, कोलिजन के टाइम पर जब बॉडी एक दूसरे को पुश करती है तो ये बहुत बड़ा फोर्स होता है। जब दो बॉडी टकराएंगे उस टाइम पर जब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो ये एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड फोर्स होता है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है ये। और इस बड़े मैग्नीट्यूड की फोर्स को मतलब लार्ज वैल्यू का फोर्स होता है, और इसको हम लोग फिजिक्स में एक स्पेशल नाम देते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस। इनको हम नाम देते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स। ये इतने बड़े फोर्स होते हैं कि इनकी इनके साथ जब आप कंपेयर करोगे किसी और फोर्स को, तो वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज मान लो एयर में कोलाइड हुई, तो हम सबको पता है कि एयर में बॉडीज पर ग्रेविटी की फोर्स काम करती है। अगर दो बॉडी एयर में है तो ग्रेविटी तो काम करेगी। लेकिन अगर दो बॉडी एयर में कोलाइड कर गई, ठीक है, दो बॉडीज एयर में एक दूसरे से कोलाइड कर गई, तो जो कोलिजन का जितनी देर के लिए कोलिजन हुआ है, ड्यूरिंग कोलिजन वाला जो फेज है, उस समय बॉडीज जब एक दूसरे पर फोर्स कैपिटल एफ लगा रही हैं, तो वो वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि वो बाकी सबसे डोमिनेट कर जाती है, और हम बाकी सारी फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर जाते हैं वहां पर। यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन में हम क्या कहेंगे कि इन कंपैरिजन टू कैपिटल एफ, ड्यूरिंग कोलिजन में कह रहा हूं आपसे कि इन कंपैरिजन टू कैपिटल एफ, जो कि फोर्स, कैपिटल एफ का मतलब वो फोर्स जो बॉडी एक दूसरे पर कोलिजन के टाइम पर लगा रही है, ऑल अदर फोर्सेस, ऑल अदर फोर्सेस लाइक, कौन कौन से? तो ऑल अदर फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, या फिर वहां पर अगर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग आर नेग्लेक्टेड। ये ध्यान रखना, आप इसको अवॉइड करेंगे सिर्फ ड्यूरिंग, ओनली फॉर ड्यूरिंग कोलिजन।
और ड्यूरिंग कोलिजन जो है ना वो बहुत छोटा फेज होता है, ये लगभग मतलब मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाता है, मिली सेकेंड्स या कभी कभी तो नैनो सेकेंड्स का होता है ये। तो इतने छोटे टाइम के लिए आप ग्रेविटी को और स्प्रिंग को न्यूमेरिकल करते वक्त इग्नोर कर दीजिएगा, इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम इनको इग्नोर कर दें, ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, स्प्रिंग फोर्सेस को इग्नोर कर दें, और उसके बाद कह दें कि m1 प्लस m2 हमारे लिए सिस्टम है, m1 प्लस m2 हमारे लिए सिस्टम हो गया, तो m1 ने m2 पर फोर्स लगा रखी है, m2 ने m1 पर फोर्स लगा रखी है। क्या मोमेंटम कंजर्व करा पाओगे इस केस में अगर हम ये कह दें कि m1 प्लस m2 जो है वो हमारे लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है? पिछली क्लास में ये कहा गया था कि आप सिस्टम डिसाइड कर लो। तो जो भी फोर्स m1 m2 पर लगा रहा होगा या फिर m2 m1 पे लगा रहा होगा, वो सब इंटरनल फोर्स माने जाएंगे। अगर m1 प्लस m2 को आप सिस्टम मान रहे हो तो आप ये कह देना कि कैपिटल F, अगर इसको सिस्टम मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स बाय m1 ऑन m2 या फिर बाय m2 ऑन m1। ये बेसिकली आप कह दोगे कि ये सब तो हमारे लिए इंटरनल है, इसको हम इंटरनल फोर्स मान लेते हैं। और इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगेगा इस टाइम पर? ग्रेविटी को इग्नोर कर दे रहे हो आप, स्प्रिंग फोर्स को इग्नोर कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इट इम्प्लाइज एफ एक्सटर्नल जीरो। और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो पिछले वाले कंसेप्ट के हिसाब से लीनियर मोमेंटम में कंजर्व कराया जा सकता है इस केस में। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो डेवलप होती है लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा करके, उसको मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ यार, कंजर्वेशन ऑफ सीओ, कंजर्वेशन ऑफ एल मतलब लीनियर एम मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम ये कहेंगे कि मोमेंटम कोलिजन से पहले, मोमेंटम बिफोर कोलिजन should be momentum during collision and also equal to momentum after collision। मतलब किसी भी टाइम पर मोमेंटम कंजर्व होगा, कोलिजन से पहले भी, कोलिजन के वक्त भी और कोलिजन के बाद भी। लेकिन जब हम पहले और बाद की बात करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, हम जस्ट बिफोर की बात करते हैं और जस्ट आफ्टर की बात करते हैं। कल भी मैंने समझाया था आपको कि आप ऐसा नहीं है कि बहुत सदियों पुरानी वेलोसिटी लेकर के चले आओ, 2020 में कोलिजन हो रहा, आप 2019 की वेलोसिटी लेकर के बैठे हो, ये तो नहीं कर सकते ना, जस्ट बिफोर का ही चलेगा आपका। सो मोमेंटम को आप किसी भी टाइम पर कंजर्व किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और इसके हिसाब से मेरी एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है, इस हिसाब से मेरी एक इक्वेशन यहाँ पर ये डेवलप होगी। बिफोर वाला कोलिजन जब निकालेंगे ना, कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये आपके पास बनेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 और इक्वल टू आफ्टर कोलिजन में m1 v1 प्लस m2 v2, फर्स्ट इक्वेशन। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में v1 एंड v2 सॉल्व करने को आता है, ज्यादातर के क्वेश्चन में v1 और v2 निकालना होता है, u1 u2 गिवन रहता है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में v1 v2 पूछा जाता है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन छोड़ दे तो जेई वगैरह के, तो जेई वगैरह तो भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाओगे? तो दूसरी इक्वेशन इस इलास्टिक कोलिजन से बना लो, है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इसको यूज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं कि ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। सर लास्ट स्लाइड में M2 V2 होगा। अरे वो मिस्टेक कुछ हो गई होगी, तो देख लेते हैं अभी। हाँ हाँ, अरे भाई समझा करो, सुबह सुबह की क्लास है यार, है ना, मेरी भी तो आदत नहीं है इस समय पढ़ाने की। ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, देखो क्या होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को आप कंजर्व कराओगे, तो इसमें क्या रिजल्ट बनेगा? देखो, कोलिजन से जस्ट पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो आंसर है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, कोलिजन से पहले वाली। और देखिए एक चीज बता दें आपको पहले यहाँ पर, हाँ, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कहने का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर। अब कोलिजन वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन की बात चल रही है, तो जस्ट बिफोर फोर्स हो गया वो यार, वो जस्ट बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब है, कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। मोमेंटम में ऐसा नहीं है, मोमेंटम बिफोर में, ड्यूरिंग में, आफ्टर में सब कंजर्व है, लेकिन एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है
कि जब वो कोलिजन हो रहा होता है उस समय एनर्जी कम हो जाती है। क्या होता है कि जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती है ना, तो कोलिजन के वक्त ये एक दूसरे को कुछ ना कुछ डैमेज करेंगी, दबाएंगी, एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रेस करेंगी, लेकिन बाद में वो आपस में रिकवर हो जाता है। मतलब सिंपल है, जैसे कि अगर आप अगर एक बैट से अगर मान लो क्रिकेट बॉल को हिट करो और वो टेनिस वाली बॉल जो आती है कॉस्को वाली, तो जब बैट और बॉल का कांटेक्ट होगा उस टाइम पर तो बॉल डैमेज हो ही जाएगी, उस टाइम पर बॉल डैमेज हो जाएगी। जैसे ही बॉल बैट पर गिरेगी तो बॉल दबेगी, लेकिन जब वो बैट से बाहर वापस निकल के जाएगी, वापस बैट से अलग हो जाएगी, तो बॉल जो दब गई थी वो फिर से रिकवर हो जाएगी, क्योंकि उसका मटेरियल ऐसा है। तभी आप इसको इलास्टिक कह रहे हो। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसमें कुछ डैमेज करेंगे भी तो वो वापस सही हो जाएगा। जैसे रबर होता है, रबर को आप खींच लो, खींचने के बाद छोड़ दो तो रबर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक की जो पॉलिथीन आती है, तो पॉलिथीन को अगर आप खींचो तो पॉलिथीन दोबारा ओरिजिनल शेप में नहीं जाती। तो क्योंकि कोलिजन के वक्त ये बॉडी आपस में दब रही है, एक दूसरे को दबा रही है, कंप्रेस कर रही है, तो कंप्रेस करेंगी तो उनमें ये कहा जाता है कि स्प्रिंग जैसी एनर्जी चली जाती है उसमें, यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उस टाइम पर। ये सब अभी जब जेई वाली क्लास करेंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अभी के लिए आप सिर्फ ये रखो। तो ये इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सम काइनेटिक एनर्जी, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी is used to deform the objects। ये कह सकते हो, दबाने के लिए उसको ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ये थ्योरी वाला पार्ट है आपके। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये सारे हाफ कैंसिल कर दीजिए, जितने भी हाफ थे वो कैंसिल, और एक काम करेंगे m1 को एक तरफ करेंगे, तो m1 वाले टर्म्स जब एक तरफ करेंगे तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाता है m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और इसको फिर से हम क्या करेंगे, m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर रहे हैं m2 v2 माइनस v1, नहीं v2 माइनस, सर U2 होगा उधर। नहीं u1 स्क्वायर माइनस v1, सॉरी ये सॉरी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर u2 स्क्वायर आएगा, तो v2 माइनस u2। एक्चुअली वेलोसिटी को u लिखने की हम लोग की आदत नहीं है, हम लोग हमेशा v से लिखते हैं उसको। चलो, अच्छा पिछले वाले से ना क्या होगा, देखो मोमेंटम वाली इक्वेशन से अगर यहाँ से देखो ना, तो यहाँ से एक और चीज आ रही है। अगर हम v1 को लेफ्ट साइड लेके जाए और u2 वाले को राइट साइड लेकर के आए, तो हम ये कह सकते हैं कि m1 और u1 माइनस v1, मतलब अगर हम लिखना चाहें इसको, देखो आप ये कह सकते हो कि m1 u1 माइनस v1 बराबर m2, और इस m2 u2 को राइट साइड लेके जाओ तो यहाँ पर v2 माइनस u2 ये बनेगा m1 टाइम्स u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 टाइम्स v2 माइनस u2। दिख गया? तो पन्ना पेज चेंज करें, आपको ये समझ में आ गया, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है जी, रीअरेंज किया है, मोमेंटम वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया है। यस सर। तो m देखो यहाँ पर यही है m1 u1 माइनस v1, ठीक है, और राइट साइड पर क्या था इसके m2 v2 माइनस u2, तो यहाँ पर m2 v2 माइनस u2। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये कैंसिल कर देंगे दोनों फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या फिर आपके पास, अगर इनको कैंसिल कर देंगे तो u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। और इसको हम लोग ऐसे भी कह देते हैं, इस इक्वेशन को लिखने का एक तरीका और हो जाता है, और वो तरीका ये होता है कि v2 माइनस v1, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, इसको ध्यान से देखो, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर के अब आगे से जब न्यूमेरिकल करने की बात आएगी, आज मैंने डेरिवेशन करा दी आपको कि ये दो इक्वेशंस कहाँ से आती हैं, कैसे डेवलप की जाती हैं। एक इक्वेशन ये मोमेंटम की m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, एक इक्वेशन ये लगानी है, और दूसरी इक्वेशन ये लगानी है दैट v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। और ये है क्या एक्चुअली, v2 माइनस v1 क्या है, ध्यान से देखें ना,
तो v2 माइनस relative v1, velocity है, जी हाँ ये, sorry speed. हाँ it is relative speeds है। हाँ, और u1 माइनस u2 भी रिलेटिव है, क्योंकि कोलिजन से पहले u1 ज्यादा रहा होगा तभी कोलिजन हुआ होगा, है ना। ऑब्वियसली अगर u1 Yes, sir. ज्यादा होगा तभी तो कोलाइड करेंगे। और कोलिजन के बाद कौन ज्यादा रहा होगा, कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद v2 ज्यादा रहा होगा। V2 हाँ, तो इसीलिए v2 माइनस v1 रिलेटिव स्पीड है, और u1 माइनस u2 कोलिजन से पहले वाली रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जानते हो क्या केस बन गया। इसको अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन इक्वल बिफोर कोलिजन। जी, बस ये ध्यान रखना। ये दो बेसिक प्रिंसिपल अगर आप इलास्टिक कोलिजन में लगाते हो तो सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन। लेकिन ये सबके लिए नहीं होता, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है यार, ओनली फॉर द इलास्टिक कोलिजन। बस ये दो इक्वेशंस लगानी है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से और आंसर बताना, एग्जांपल फटाफट। चलो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। 6 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट साइड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग टू द लेफ्ट साइड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। हाँ ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सिंपल क्वेश्चन होता है यार। देखो इक्वेशन, तो आप इसमें किसी को भी 1 और किसी को भी 2 मान लीजिए, उसके बाद मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या करना है, उनकी वेलोसिटी एज्यूम कर लो। लेट वेलोसिटीज ऑफ 6 kg एंड 4 kg आर v1 एंड v2। और मैं ये मान के चलूंगा कि v1 भी राइट साइड होगा, v2 भी राइट साइड, मतलब उनका डायरेक्शन भी मान लो कि v1 v2 दोनों राइट आएंगे। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी ना, पहली इक्वेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की फर्स्ट इक्वेशन, वो होती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली। तो उसमें क्या लिखोगे, m1 u1 यानी कि 6 इंटू 10 हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2, यानी कि दूसरे वाले बॉडी की मोमेंटम। तो दूसरे वाले बॉडी का मोमेंटम 4 इंटू 6 लिखेंगे, लेकिन मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम लेफ्ट साइड है। तो अगर हम राइट साइड का पॉजिटिव डायरेक्शन रखते हैं तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन माइनस में करनी नेगेटिव पड़ेगी। हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ माइनस साइन लगा देना। इक्वल टू, बाद में हमने बाद में दोनों को राइट साइड माना हुआ है, तो बाद वाला मोमेंटम 6v1 प्लस 4v2 हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और हमारी सेकंड इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, तो सेकंड इक्वेशन आप ये बना रिलेटिव सकते स्पीड से। हैं। जी हाँ, रिलेटिव स्पीड वाली। तो n रिलेटिव, माइनस 6 इक्वल v2 माइनस v1। जी ये चीज है कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। तो v2 माइनस v1, ठीक है, बड़े से छोटा माइनस करना है। तो v2 माइनस v1 बराबर, अब कोलिजन से पहले इनमें रिलेटिव स्पीड कितनी है, आप देख लो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना लिखोगे आप, n माइनस माइनस 6। मतलब u1 को ऐड कर देंगे। जी हाँ, और u2 एक्चुअल में -6 है, डायरेक्शन भी तो देखना है उसमें। तो होगा क्या है, आप अगर फॉर्मूला भी लगाओगे u1 माइनस u2, तो u2 की वैल्यू माइनस में है डायरेक्शन की वजह से। तो ये एक्चुअल में 10 माइनस -6, ये हो गया आपका सेकंड। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, आराम से सॉल्व हो जाएंगी v1 v2, यस सर। है ना। अब हो सकता है कि दोनों आंसर पॉजिटिव आए, किसी कोई एक आंसर माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि मुझे तो ये मालूम नहीं था कि कोलाइड करने के बाद कौन सी बॉडी किधर जाएगी। तो हमने तो ये माना है कि कोलिजन के बाद दोनों राइट साइड जाएंगे, ये मान करके सॉल्व किया ना, v1 v2 को राइट साइड तो मैंने माना है ना। अब मुझे कोई गारंटी थोड़ी है इस बात की कि कोलिजन के बाद भी राइट साइड चलोगे आप। तो वो हम सॉल्व करके देखेंगे यार, है ना। जरा 1 मिनट में आप देख लो v1 v2, मतलब सिंपल सी इक्वेशंस है, आप देख लो कि सर यानी जो माइनस साइन आएगा वो यानी ये इंडिकेट करे कि लेफ्ट की तरफ हो जाएगी जी बॉडी। हाँ जी, हमने ये माना है कि कोलिजन के बाद दोनों राइट साइड जाएंगे। हमने अंदाजा लगाया है, गेस किया है कि दोनों राइट साइड जाएंगे। हो सकता है कि मेरा गेस गलत हो, तो इसीलिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आप देखेंगे कि v1 v2 कितने आ रहे हैं सॉल्व करके। लेकिन सर कैसे असम्पशन गलत हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ना, 6 ऐसा kg कुछ और नहीं, 10। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, ये फिजिक्स में है ना, वही तो करें, इंट्यूशंस के बेसिस पे थोड़ी कुछ होता है। हमको लग रहा है कि ऐसा होगा, बट हो सकता है ऐसा ना हो भाई। इंट्यूशंस के बेसिस पे कहाँ होता है यार, बताओ तो एक बार सॉल्व करके। दोनों इक्वेशन तो तैयार है यार आपके सर पास। v2 इक्वल 13.2 प्लस माइनस पॉजिटिव सर। और पॉजिटिव। v1 देख लो फिर।
देखो तो बता रहे हैं आपको। V1 सर माइनस में 2.8 -2.8 -2.8 तो माइनस आ गया ना V1, इसका क्या मतलब हुआ? तो V1 की अपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन अज्यूम्ड। कि जो ऑब्जेक्ट एज्यूम गलत हुई है, डायरेक्शन एज्यूम हाँ, गलत। कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है वो कोलाइड करके पीछे चला जाएगा। मतलब ये जो 6 किलोग्राम की बॉडी है ये कोलिजन के बाद लेफ्ट जाएगी 2.8 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि माइनस में इसका आंसर आ रहा है। और 4 किलोग्राम की बॉडी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो राइट साइड चली जाएगी 13.2 मीटर पर सेकंड से, ऐसे। तो ये मत कहो कि आपको कोई आंसर पॉजिटिव नेगेटिव। और ये देखो, ये लॉजिक भी गलत है कि वो बड़ा मास है, वो छोटा मास है, उसमें ज्यादा वेलोसिटी है, इसमें कम वेलोसिटी है। ये सब बकवास है, टोटल बकवास कहते हैं इसको। अरे भाई, आपको कुछ करना है तो आप सिंपल सा फिजिक्स में, ये तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हमें तो वही लगेगा जो हमको अच्छा लगता है। तो आप इसमें क्या करोगे, ये दो इक्वेशन, एक मोमेंटम वाली इक्वेशन और एक रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन, बस इसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसके। इसमें एक स्पेशल केस आता है आपका, ठीक है ना। एक स्पेशल केस ये आता है कि इलास्टिक कोलिजन जो है, एक स्पेशल केस देखना है, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन सिमिलर मासेस। ये एक स्पेशल केस आता है इसमें, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द सिमिलर मासेस। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जो कोलिजन हुआ था उसमें अगर ये M1 और M2 बराबर मास के होते, M1 और M2 सेम मास के होते, तो आप ये बताओ ना, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप M1 और M2 को सेम मास का कर दो, M1 बराबर M2, तो M1 M2 सब कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी U1 प्लस U2 इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर M1 M2 को बराबर करते हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, U1 प्लस U2 बराबर V1 प्लस V2 बिटवीन द सिमिलर मासेस में, फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन जो आई थी आपकी, ये वाली थी रिलेटिव स्पीड वाली, कि V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2, तो V2 माइनस V1 बराबर U1 माइनस U2। इनको जरा सॉल्व करते हैं, अगर ये सिमिलर मासेस हुए तो, मतलब सिमिलर मासेस का मतलब हमने M1 बराबर M2 लिया हुआ इसकी, इसमें V1 = V2 आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर ये आएगा, V1 बराबर U2 और V2 बराबर U1। क्या मतलब हुआ जानते हो इसका? क्या मतलब हुआ देखो, ये वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी, वेलोसिटी ट्रांसफर जी। V1 बराबर U2 आ रहा है, आंसर जो आया था वो ये है कि V1 की वैल्यू U2 आई है और V2 की वैल्यू U1 आई है। मतलब कोलिजन से पहले M1 जिस वेलोसिटी पे था, कोलिजन के बाद M2 उस वेलोसिटी पे चला गया, और कोलिजन से पहले जितनी वेलोसिटी M2 की थी, कोलिजन के बाद उतनी वेलोसिटी M1 की हो गई। मतलब इन्होंने आदान प्रदान कर दिया एक दूसरे के साथ, वेलोसिटी का एक्सचेंज कर दिया कि मेरी वेलोसिटी तुम ले जाओ, तुम्हारी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली। लेकिन ये तब होता है जब सिमिलर मास हो और कोलिजन इलास्टिक हो, सेम मासेस और इलास्टिक कोलिजन। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम मान लो 6 किलोग्राम की बॉडी को ये कहें कि ये 6 किलोग्राम बॉडी राइट साइड 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और दूसरी 6 किलोग्राम की बॉडी है, एक दूसरी 6 किलोग्राम बॉडी रेस्ट पे है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, जो 6 किलोग्राम जिसको हमने ए कहा है और जो दूसरी 6 किलोग्राम जिसको बी कह रहे हैं, हाँ, ये आपस में रेस्ट पे आ जाएगा जी, ये अदला बदली कर लेंगे, ए रुक जाएगा और बी चलने लगेगा 6 मीटर पर सेकंड से, अदला बदली हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब जो ए की वेलोसिटी थी अब वो बी की हो गई, जो बी की वेलोसिटी थी अब वो तो 4 हो जाएगी वो। अरे 4 सर डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना? नहीं 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 नहीं, इसमें? डायरेक्शन नहीं चेंज अच्छा। होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ओके सर। पूरा अच्छा सर, वेक्टर की बात कर रहे हैं ना हम लोग? जी हाँ। जी, वेलोसिटी पूरा ट्रांसफर कर दीजिए उठा करके। जैसे मैं और दिखा रहा हूँ, मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा, एक ग्रीन से और एक रेड से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए, तो जो ग्रीन वाला है मान लेते हैं ये 5 किलोग्राम का है और ये चल रहा है इधर 6 मीटर पर सेकंड से। रेड वाली बॉल लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है मान लीजिए, और वो भी 5 किलोग्राम की बॉल है और वो चल रही है मान लो 8 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन हुआ इनके बीच में, तो कोलिजन के बाद ये जो ग्रीन वाली बॉल है और ये जो रेड वाली बॉल है, ये किधर किधर चलेंगी अगर पूछा जाए? ग्रीन वाली पॉजिटिव डायरेक्शन।
बदल दीजिए ना, जो जो रेड वाले के पास वेलोसिटी है वो ग्रीन वाले को दे दो। तो जानते हो क्या होगा, ग्रीन वाला 8 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा। लेफ्ट में हाँ, यस सर, और रेड वाला ग्रीन वाले की वेलोसिटी 6 को, मीटर पर पॉजिटिव सेकंड से डायरेक्शन। राइट में। जी ये मतलब है एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड भी एक्सचेंज करना है और डायरेक्शन भी एक्सचेंज करना है आपको, मतलब पूरा पूरा ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर इसको कहा जाता है, कुछ छोड़ना नहीं है उसमें। तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में लेफ्ट में नहीं जाएगी बी? कैसे? ए वाला राइट जा रहा है ना, ए वाला राइट जा रहा है। जी सर। मतलब ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बी के पास चला गया, और बी जी की सर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए के पास आ गया। दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी एक्सचेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी एक्सचेंज हो रहा है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, स्पीड नहीं है। यस सर, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अदला बदली कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, अगर एक और स्पेशल केस लेते हो आप इसमें, कि एक और स्पेशल केस लेते हैं कि कोलिजन जो है वो बिटवीन बहुत लाइट पार्टिकल है, मतलब अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट और एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हो, अ वेरी लाइट एंड अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट। तो आप इसमें क्या थ्योरी लगाओगे? एक बहुत हल्का पार्टिकल है और एक बहुत भारी पार्टिकल है मान लीजिए। ठीक है, लाइक अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये मान लो कि कोई एक क्रिकेट की बॉल है, और वेरी हैवी ऑब्जेक्ट का मतलब आप ये मान लीजिए कि कोई मूविंग ट्रक है, आपने ट्रक पर बॉल मारी। तो अब बताइए, अगर एक बॉल आप ट्रक पे मार भी दोगे तो कोलिजन तो हो जाएगी, बॉल और ट्रक का कोलिजन हो गया। कितना फर्क पड़ जाएगा आपका अगर एक बॉल खींच करके आप एक पत्थर लो उठा करके आप एक ट्रक पर मार दो, चलती हुई ट्रक के ऊपर, तो ट्रक की वेलोसिटी कितनी बदल जाएगी? कुछ नहीं होगा। कहाँ है भाई? नहीं होगा सर। आपने एक टेनिस बॉल उठाई है और ट्रक को मारा है, तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रक का होगा मास लेकिन बहुत बहुत ही ज्यादा कम है। होगा। बहुत ज्यादा। इम्पैक्ट कम होगा ना, कह सकते हो कि ट्रक इतनी भारी है कि उसमें इम्पैक्ट कम होगा, ये तो होगा लॉजिक। यस सर। हाँ, तो इसी को करना है आपको, यही चीज करनी है कि मान लो अगर हम कहते थे कि m1 मास u1 वेलोसिटी से चल रहा है और m2 मास जो है उसको हम कह दें कि ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन m2 जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं, बहुत सारे बिगर देन के साइन लगा रहा हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा है m1 से, और ये स्टेटस कोलिजन से पहले है। तो कोलिजन के बाद का स्टेटस जब निकालना होगा तो प्रैक्टिकली किसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा और किसकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप बताओ। मतलब अगर ये चीज M1 की पे पड़ेगा। सर M1 पर पड़ेगा असर। मतलब M2 की वेलोसिटी जो आप V2 कहोगे वो नियरली लगभग U2 ही तो रहेगी। यस सर। देखिए थियोरेटिकल लेवल पे फर्क पड़ जाएगा, हम मानते हैं कि थियोरेटिकल लेवल पर उसमें 0.0000 समथिंग का फर्क आ जाएगा, लेकिन वो नेग्लेक्ट हो जाता है। और M1 की वेलोसिटी पर फर्क पड़ जाएगा, ये V1। तो अब ये V1 कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? यानी इस क्वेश्चन में अननोन तो एक ही बचा ना आपके लिए, फिर इस क्वेश्चन में 2 अननोन तो रहे नहीं, अब सिर्फ एक अननोन बचा, तो निकालेंगे कैसे यार उसको? तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, आप इस रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट को फॉलो करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट का कोलिजन अगर हो तो हमेशा रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन लगाओ, v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ध्यान रखना मेरे स्टेटमेंट का, collision between a light object and a heavy object, because we have only single unknown, always apply the rule of relative speed की रूल को लगाइए। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, मोमेंटम वाला क्यों नहीं लगाएंगे? तो पहले मैं अपना आंसर पूरा कर दूं, क्या आंसर मेरा ये है रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट से, वो ये है कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ठीक है, तो मैं इस आंसर को पहले पूरा कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। तो v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2, इलास्टिक माना है हमने, कोलिजन को इलास्टिक माना है, तो फिर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो v2 अप्रोक्सीमेटली u2 के बराबर है, तो हम कह देंगे u2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। इसका मतलब एक तरीके से v1 की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी v1 की वैल्यू बनेगी ट्वाइस ऑफ u2, 2 टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1।
ये v1 की वैल्यू बनेगी। मोमेंटम वाली इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है, देखो हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं ना। हम मोमेंटम वाली इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर कोई पूछे कि क्या इश्यू है, मतलब इश्यू विथ मोमेंटम क्या है, आपको क्यों नहीं लगा रहे उसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वो मोमेंटम कंजर्व नहीं है यहाँ पर, क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व नहीं है कि क्यों हम उस इक्वेशन को नहीं लगा रहे, या कुछ और प्रॉब्लम है उसके साथ। तो देखिए अगर आप मोमेंटम की इक्वेशन लगाओगे तो क्या लगाओगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2, ये इक्वेशन थी। अब अगर हम यहाँ पर इसको यूज करें कि v2 और u2 लगभग बराबर है, v2 और u2 लगभग बराबर है, तो क्या रिजल्ट बनेगा, अगर इस अप्रोक्सीमेशन को यहाँ यूज करो तो क्या बनेगा रिजल्ट, अगर हम v2 और u2 को बराबर कर दें, यानी कि m2 u2 और m2 v2 सर कैंसिल इससे लगेगा कि U1 उस is equal to छोटी V1. बॉल का भी मतलब मोमेंटम सेम हो गया पहले बात। तो ऐसा होगा क्या कि छोटी वाली No, बॉल, हाँ सर, नो सर, माफी डिफरेंस बहुत बड़ा बन जाएगा। जानते हो क्या हुआ इसका मतलब फर्क, तो इससे एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्या फिर आपको, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है ये आंसर आपका, मैथमेटिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जानते हो इसमें क्या हो रही है, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, क्यों नहीं मेरा आंसर आ रहा भाई, क्योंकि सर देखिए U1 और V1 बराबर U1 होना और है V1 इसमें। इक्वल हो जाएंगे। और सर नहीं और सर तो यार मासेस में बहुत फर्क है। तो अरे भाई तो आप मेरी बात सुनो, जैसे आप v1 को क्या लिखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, v1 को लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, m1 डिवाइडेड बाई m2 टाइम्स u1 प्लस u2 माइनस v2, ये बनेगा, है ना। हमने m2 v2 को लेफ्ट साइड कर दिया, m2 v2 को लेफ्ट साइड कर दें, एक मिनट, और m1 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, एक मिनट को, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, रीअरेंज करने में गड़बड़ हो गई है, भी कर दे रहे, रीअरेंज कर दे रहे इसको, तो ये क्या होगा ना, मेरे ख्याल से अगर हम v1 निकालते हैं तो और m2 v2 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करते हैं और m1 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा u1 प्लस u2 माइनस v2 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1, समझ गए आप, ये आंसर आएगा इसका यार, देखो रीअरेंज करके यस ये सर यही आएगा। है ना। यस सर। अच्छा अब ये बताओ इसमें जो u2 माइनस v2 है ये कितना मान रहे हो आप, और ये m2 सर m2 जीरो हो जाएगा वो। और m2 बाई m1 कितना हुआ, m2 बाई m1 है ना, m2 बाई m1, m2 बहुत बड़ा नंबर है और सर m1 1 से बहुत बड़ा कुछ आएगा। मतलब m2 बाई m1 एक तरीके से वेरी बिग नंबर हुआ, अ वेरी बिग नंबर, और u2 माइनस v2 देखो थियोरेटिकल लेवल पर बहुत बड़े मास की वेलोसिटी में फर्क तो आएगा, लेकिन वो इतना छोटा फर्क आएगा कि वो प्रैक्टिकली नोटिस नहीं हो पाएगा हमसे, फर्क आएगा, फर्क आएगा बिल्कुल 100% आएगा, मतलब क्योंकि थ्योरी के हिसाब से किसी भी चीज को अगर आप मारोगे तो उसमें एक फोर्स आएगी, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो v2 और u2 में फर्क तो है बट मतलब नेग्लेजिबल डिफरेंस है, इसको अवॉइड करने वाला डिफरेंस, यानी कि u2 माइनस v2 बहुत ही छोटा होगा, वेरी स्मॉल नंबर। तो मैथ क्या कहता है यार, एक बहुत छोटे नंबर और एक बहुत बड़े नंबर, मान लो एक तरीके से एक जीरो और एक इन्फिनिटी हो, तो जीरो और इन्फिनिटी का प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, क्या इसकी वैल्यू जीरो लिखोगे कि इनफाइनाइट लिखोगे, या अनडिफाइंड, भाई जीरो इंटू इन्फिनिटी भाई क्या हो सर गया, अनडिफाइंड हो जाएगा। टर्म डिफाइंड है। जीरो और इनफाइनाइट का प्रोडक्ट अनडिफाइंड है मैथ में, इसका कोई आंसर नहीं है। सर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जी जाएगा। इनडिटर्मिनेट होता है ये, बता, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से मोमेंटम वाली इक्वेशन नहीं यूज कर पा रहे, बिकॉज मोमेंटम वाली इक्वेशन में मैथमेटिकली आपको एक ऐसा टर्म मिल रहा है जो कि अनडिफाइंड है, तो हम उससे सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइट ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल कभी आ जाए तो रिलेटिव स्पीड से ही सॉल्व करना। मोमेंटम देखिए, मोमेंटम कंजर्व है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मोमेंटम इज कंजर्व, बट उस इक्वेशन को यूज करते समय मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने अनडिफाइंड टर्म की लेकर के, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं उसको। आई बात समझ में? यस सर। और इसका स्पेशल केस बता दूं तुम्हें, इसी का स्पेशल केस क्या होता है कि जब आप किसी फ्लोर से कोलाइड करते हो, मान लो अगर एक फ्लोर है, आपसे कह रहा है कि कोई एक फ्लोर है, ठीक है, और कोई बॉल हमने इस पे गिराई, एम मास की कोई बॉल हमने इस पे ड्रॉप की मान लो,
और ड्रॉप की फ्रॉम द हाइट ऑफ एच, एच हाइट से ड्रॉप किया, तो इसके कोलिजन में देखो जो ये बॉल होगी ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 मान लो, बॉल को ऑब्जेक्ट नंबर 1 मान लीजिए और फ्लोर को ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लीजिए। तो क्या ये वो केस नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 बहुत बड़ा है, फ्लोर का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा नहीं है? बोलिए, जो फ्लोर है, Yes, घर की फ्लोर है, उसका मास तो बहुत ज्यादा होता है ना, कितना सीमेंट, कितना उसमें ईंटे वीटे पत्थर वत्थर मार्बल्स वगैरह लगते हैं, तो फ्लोर मच हैवियर देन द बॉल है। तो इस कोलिजन में फर्क किसको पड़ेगा? अगर कोलिजन हो भी गई तो फर्क किसको पड़ेगा? बॉल को। ऐसा तो है नहीं कि बॉल गिराओगे तो फ्लोर चलने लगेगी। तो अगर ये बॉल, अच्छा अब यहाँ पर आपको जस्ट बिफोर वाला कंसेप्ट, ये जो ड्रॉप कर रहे हो ये कोलिजन से जस्ट पहले तो है नहीं। आप पहले क्या करो, कोलाइड करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी निकालो, क्या बनेगी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन निकालो पहले, और ये काइनेमेटिक्स से निकाल सकते हो, √2gh। जी। तो अब ये वापस कितनी वेलोसिटी जाएगा, बाउंस बैक करेगा ना, वापस बाउंस करेगा, ये इलास्टिक मानते हैं अभी। तो ये बाउंस होने के बाद वेलोसिटी आफ्टर बाउंस क्या लिखेंगे? तो अब आप यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाओ, देखिए रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओ। रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला कहता था कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2, ये था। तो इसमें जो 2 है ये फ्लोर है, वेलोसिटी ऑफ 2 का मतलब फ्लोर, तो फ्लोर की वेलोसिटी तो पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर चल रहा है। तो दोनों तरफ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दोनों जब 0 हो गए तो क्या बचा हमारे पास फिर? इसका मतलब कि v1 बराबर माइनस u1, यानी कि, और माइनस साइन का मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो ये तो प्रैक्टिकल भी है ना यार, कोलाइड करके तो डायरेक्शन बदलेगी ही। कोलिजन से पहले अगर डाउनवर्ड मोशन था तो कोलिजन के बाद अपवर्ड मोशन होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है कि v1 और u1 का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक माइनस साइन अगर हटा दे तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। इसका मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जिस वेलोसिटी से आपने कोलिजन की है उतनी ही वेलोसिटी से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उतनी स्पीड से और अपोजिट डायरेक्शन में आप बाउंस बैक कर जाओगे। तो वेलोसिटी आफ्टर बाउंसिंग विल बी √2gh। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ या नहीं हुआ बॉल का? अगर कोई पूछे कि क्या बॉल में मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन द बॉल, तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम बदल चुका है। यस सर। क्योंकि पहले डाउनवर्ड मोमेंटम था, अब अपवर्ड मोमेंटम है, और वेक्टर के हिसाब से माइनस करेंगे ना, तो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी 2 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय √2gh। समझ आ रहा है कहां से आ रहा समझ में? यस सर, माइनस होते फिर डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो गए जी, क्योंकि वेलोसिटी आफ्टर बाउंसिंग पॉजिटिव है और वेलोसिटी बिफोर बाउंसिंग नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे जब, तो बेसिकली वो तो ऐड हो जाएगा। और अगर हम ये जी, अगर हम लोग ये केस ले सकते हैं, अगर हम लोग सपोज एक नेल को लाइक वॉल पे डाल रहे हैं हैमर से, तो वो भी यही केस हो जाएगा सर? वो इनइलास्टिक टाइप होगा, अभी बता रहे उसको भी। आ रहे एक सेकंड बस, अच्छा, आ रहे बस, आप टाइम दो। चेंज मोमेंटम को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम मतलब डेल्टा टी जो कोलिजन का टाइम है कि जितनी देर कोलिजन हुआ उससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिलता है आपको? चेंज इन मोमेंटम और टाइम करके क्या मिलेगा आपको? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स मिलेगी। तो अगर हम इसको, हाँ, तो ये आप एवरेज फोर्स, अभी ये एवरेज फोर्स कौन सा है? इसमें ग्रेविटी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब कोलिजन होगी तो 2 फोर्सेस आएंगी, कोलिजन के वक्त 2 फोर्स आएंगी, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा और एक ग्रेविटी आएगा। और मैंने पीछे कहा था कि कोलिजन के वक्त जो फोर्स लगती है यानी कि नॉर्मल, ये नॉर्मल तो सिर्फ ड्यूरिंग कोलिजन होगा ना, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है। जब वो बॉल फ्लोर से दूर होगी तब तो नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ग्रेविटी तो हर समय लग रहा होगा, बॉल अगर दूर भी होगी तो भी mg लग रहा होगा। बात समझ में आई आपको कि कोलिजन के वक्त कौन सी फोर्स आ रही है? कोलिजन से पहले भी ग्रेविटी था, कोलिजन के बाद भी ग्रेविटी है, कोलिजन के टाइम पर भी ग्रेविटी है। ग्रेविटी हर समय है, लेकिन नॉर्मल हर समय नहीं है। नॉर्मल सिर्फ कोलिजन के टाइम पर आएगा। और मैंने आपसे ये कहा था अभी पीछे कि कोलिजन के वक्त जो फोर्स आती है ये बहुत बड़ी फोर्स होती है, वेरी लार्ज फोर्स, इंपल्सिव फोर्स कहते हैं इसको। और इसकी नजर में, मतलब इसके सामने mg को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो एवरेज फोर्स है वो बेसिकली नॉर्मल ही कैलकुलेट किया जा रहा है आपसे।
कि कोलिजन के टाइम एक आ रही है यार, वॉइस आ रही है अभी? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल वाली बात थी, हमारी पहली वाली बात थी ना, पहली वाली बात। चलो बच्चा लोग, ये तो हो गए सारे इलास्टिक कोलिजन। मैंने इलास्टिक कोलिजन सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या बताया आपने, थोड़ी आपकी सर आवाज मैं सर डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार नहीं बता दीजिए। डिस्कनेक्ट नहीं, मैं ये कह रहा था कि कोलिजन के वक्त ये स्टेटमेंट को हाईलाइट कर रहा था मैं कि जब बॉडी कोलाइड होती है तो उस टाइम वो जो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ना, कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन जब वो फोर्स लगाते हैं, तो इन कंपैरिजन टू दैट फोर्स ऑल अदर फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड स्प्रिंग, उनको हम क्या कह देते हैं कि वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनकी प्रेजेंस को नहीं मानते न्यूमेरिकल में। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोलाइड करते वक्त ये जो हमने फोर्स निकाली है ना, ये फोर्स कैलकुलेट की है। तो अगर आप मुझसे थियोरेटिकल वे में पूछोगे कि कोलिजन के टाइम पर क्या फोर्स है, तो मैं कहूंगा एक नॉर्मल है और एक ग्रेविटी है। कोलिजन के टाइम पर ये दो फोर्स है, नॉर्मल और ग्रेविटी। लेकिन कोलिजन के टाइम लगने वाला नॉर्मल इतना बड़ा फोर्स होता है, इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है कि उसके सामने हम mg को इग्नोर कर देते हैं। mg को इग्नोर कर दिया है, इसीलिए ये जो एवरेज फोर्स है वो सीधा सीधा नॉर्मल के बराबर है। आई बात समझ में कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? आ गया सर सर आ गया, थैंक यू सर। जी ना, चलो जल्दी सब करें, बस ये खत्म करेंगे। आइए, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है देखो। इनइलास्टिक कोलिजन में मतलब कि हेड ऑन कोलिजन मतलब ये इनइलास्टिक, इसको प्लास्टिक कोलिजन भी कहा जाता है। इनइलास्टिक या प्लास्टिक, नाम इसके दो हैं। इनइलास्टिक कह सकते हो या कुछ बुक्स में इसको प्लास्टिक कोलिजन भी कहा गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव एज वन यूनिट, चिपक जाते हैं वो कोलाइड करके। जैसे दो, अगर आप क्ले यूज करो, क्ले, और दो क्ले की बॉल्स आपस में मारो तो क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएंगी या चिपक जाएंगी आपस में। मिट्टी की बॉल लो अगर आप, है ना, गीली मिट्टी की क्ले ले लो, तो क्ले को तो आप किसी पर भी मारोगे चिपक जाता है जाकर के। तो ये टू बॉडीज स्टिक करके एक यूनिट बन गई, मतलब ये अलग अलग नहीं रहे, ये दोनों मिल गए और एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। और वो सिंगल ऑब्जेक्ट v स्पीड पे चलेगा और सिंगल ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, और m1 प्लस m2 को सिस्टम लेंगे, जब m1 प्लस m2 को सिस्टम लेंगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब आप कहोगे वो कैपिटल F क्यों नहीं देख रहे, तो कैपिटल F इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो m1 ने m2 पर लगा रखा है और m2 ने m1 पर लगा रखा है। इस टाइप की फोर्सेस को इंटरनल कहा जाता है। तो हम सीधा सीधा क्या करने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, पहले वाला मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बाद वाला मोमेंटम। और बाद वाला मोमेंटम लिखना आसान है क्योंकि बाद में ये दो मासेस नहीं है, बाद में ये सिंगल मास हो चुका है m1 प्लस m2, और उसको डायरेक्टली उसकी वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें तो अननोन भी एक ही है, तो दूसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं मेरे को, सिंगल अननोन सिंगल इक्वेशन, आंसर आ जाता है m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ये वेलोसिटी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले निकालें और कोलिजन के बाद निकालें, मतलब डिफरेंस निकालें, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, कोलिजन से पहले वाली, और कोलिजन के बाद वाली करने वाले तो हाफ टोटल मास लिखना पड़ेगा जो कि m1 प्लस m2 है, और इस v का स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं इसको रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा लेकिन करिएगा। आपको करना क्या होगा, ये स्क्वायर वगैरह सब ओपन करोगे, मैं आपको सीधे आंसर पर ले चलता हूँ। इसका आंसर आएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पर u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में। मतलब सर हमेशा पॉजिटिव रहता है चेंज? जी, राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है।
RHS हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट हैंड साइड पर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। और राइट हैंड साइड पॉजिटिव आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। दैट मीन्स इस टाइप के कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाती है। या यूं कह लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद जो होगी वो हमेशा लेस होगी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। इलास्टिक वाले में क्या कहा था कि दोनों बराबर होते हैं, कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक में बाद वाली कम हो जाती है, पहले वाली ज्यादा होती है, डैमेज हो जाती है, दोनों बॉडी चिपक जाएंगी ना। अब जब दो बॉडी चिपकती हैं तो वो डिफॉर्म भी होंगी, दो बॉडी चिपकेंगी तो वो डिफॉर्म भी तो होंगी, पिचक जाएंगी, उनमें डेंट आ जाएगा। तो जब डेंट आएगा तो वो डैमेज है, डैमेज का मतलब लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ वहां पर। और वो लॉस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हो इसमें। एज एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो कि मान लो 4 किलोग्राम बॉडी जो है वो राइट साइड मूव कर रही हो 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरी बॉडी यहाँ पर है 2 किलोग्राम की, वो मूव कर रही हो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। ठीक है जी, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में वो मूव कर रही है और मान ले कुछ रैंडम वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड की, या कोई भी वेलोसिटी मान सकते हो। और ये दे रखा है कि इनके बीच में इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इन इलास्टिक, ये आपको दे रखा है कि ये इन इलास्टिक कोलिजन है। और फाइंड में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फाइनल का मतलब ये होता है दैट वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, और सेकेंडली लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितना होगा। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले वाले होते हैं इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाइए। तो इन इलास्टिक कोलिजन है आपका, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लगा दो आप, v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो v बराबर m1 इसको मानेंगे, u1 इसको मान लेंगे, m2 इसको मान लेंगे, u2 इसको मान लेंगे, लेकिन वेक्टर का ध्यान रखना है। तो m1 u1 जब करोगे m1 u1 तो 4 इंटू 10 प्लस m2 u2 यानी कि 2 इंटू 6, लेकिन यहाँ माइनस लगा देना क्योंकि लेफ्ट साइड है, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 2, जो भी इसका आंसर आ जाए फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट के लिए जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला हाफ m1 m2 वाला। तो इसको भी लगा देते हैं, तो इसके हिसाब से बनेगा हाफ m1 m2 यानी कि 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और u1 तो u1 प्लस 10 है माइनस u2, बेसिकली आपके पास फॉर्मूला है u1 माइनस u2, लेकिन इसमें भी साइन कन्वेंशन चलेगा। u1 और u2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो u1 की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, u2 की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, और u1 u2 की डायरेक्शन देखने के बाद जब चलेंगे ना जी जी, तो ये हाँ 10 माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि ये जो u2 है वो माइनस 6 है, u2 माइनस 6 है यहाँ पर, और u1 प्लस 10 है। तो जब आप u1 माइनस u2 करेंगे तो बेसिकली यहाँ प्लस 6 और इसका स्क्वायर, तो इतने जूल्स एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे आओ, अब आते हैं पार्शियल इलास्टिक। पार्शियल इलास्टिक कह देते हैं और इसको पार्शियल इन इलास्टिक भी कहते हैं। इसके पहले हम परफेक्ट में थे, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। अब ये पार्शियल इन इलास्टिक कह दो या पार्शियल इलास्टिक कह दीजिए, दो बातें हैं, पार्शियल इलास्टिक या पार्शियल इन इलास्टिक। मतलब ना तो पूरी तरीके से इलास्टिक रह पाए, ना तो पूरी तरीके से इन इलास्टिक हो पाए। तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसके हिसाब से क्या बनाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये इसकी इक्वेशन फर्स्ट, यानी लीनियर मोमेंटम हर एक तरीके के कोलिजन में कंजर्व है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखिए दूसरी इक्वेशन यहाँ पर बता दें, उसको हम बोलते हैं, ये भी इक्वेशन न्यूटन का ही एक लॉ है, उसको कहा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन, उनका ये कहना था रिलेटिव स्पीड, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन ये कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, और ये आफ्टर मतलब जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, बार बार कह रहा हूं आपसे, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन,
रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन, इसको कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करने जा रहे हैं, और स्मॉल ई को एक नाम देते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि मटेरियल के हिसाब से डिसाइड होता है। मटेरियल प्रॉपर्टी है कि जो कोलाइड करने वाली ऑब्जेक्ट्स है वो किस चीज की बनी हुई है, और ये हमेशा 1 से कम यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 0 से ज्यादा होगा ई और लेस देन 1। ये न्यूटन का अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि दो बॉडीज अगर कोलाइड करती हैं तो कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड और कोलिजन के पहले की जो रिलेटिव स्पीड है उनमें इस टाइप का रिलेशन आता है, मतलब उनका रेशियो एक कांस्टेंट आता है, उनका रेशियो कांस्टेंट बनेगा। दैट मीन्स कि ये होता है रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन में ऑब्वियसली v2 बड़ा होना चाहिए, कोलिजन के बाद v2 की वैल्यू बड़ी होगी, कोलिजन से पहले u1 की वैल्यू बड़ी थी, तो आप कोलिजन के बाद की स्पीड निकालोगे तो v2 माइनस v1 लिखोगे, और कोलिजन के पहले वाली स्पीड निकालेंगे तो हमें u1 माइनस u2 करेंगे, और इसको हम कह देंगे इक्वल टू e। ये न्यूमेरिकल में आपको दिया जाता है, ध्यान रखना, गिवन इन प्रॉब्लम्स होता है। न्यूमेरिकल में आपको रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी जाएगी, आराम से दी जाएगी। मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ जाओगे फिर से। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। बच्चा एक मिनट दिखा रहे हैं। ये 2 किलोग्राम इस तरफ मान लो 6 मीटर पर सेकंड से गया, और आपसे कह दिया जाए कि 3 किलोग्राम की बॉडी इसकी तरफ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है जी, या 6 मीटर पर सेकंड से मान लेते हैं, 6 मीटर पर सेकंड से। हाँ देखो बताओ, ये तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ समझा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए मोमेंटम कंजर्व होता है, ये ट्रू है, मोमेंटम हर जितने भी कोलिजन पढ़ रहे हो सब में कंजर्व है, ठीक है ना। और ये एक नई चीज है जो कि न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन के नाम से ही बताई गई है, उनके ही अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं कि रिलेटिव स्पीड का जो रेशियो बनता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हम इसको यूज कर रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन है और आपसे कहा जा रहा है गिवन दैट COR का मतलब ये COR इसको बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो COR इज इक्वल टू 0.7 मान लो, आपको दिया है, ये दिया रखा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.7 है। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यही पूछा जाएगा इस चैप्टर में, और कुछ पूछते ही नहीं है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये पूछ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मान लेते हैं कि लेट वेलोसिटीज आर v1 एंड v2, और दोनों को राइट मानेंगे, सेम प्रोसेस। तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी बाय मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो हो जाएगा 2 इंटू 6 पॉजिटिव साइड पर और -3 इंटू 6 नेगेटिव साइड पर, मोमेंटम इक्वल टू, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2। और दूसरी इक्वेशन आप बनाओ, इक्वेशन 2 बाय न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। वो क्या कहते हैं फिर से ये चीज, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1, तो u1 हमारे लिए +6 है और u2 हमारे लिए अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से -6 है। तो u1 माइनस u2 यानी कि +6 माइनस u2 यानी -6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर आपको रखना है रेस्टिट्यूशन जो कि दे रखा है आपको, वो है सीधा 0.7। बस इनको सॉल्व करना होगा तुम्हें। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन। कर लोगे सॉल्व इसको? जी सर, तो इसमें और इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है? इलास्टिक में ई की वैल्यू एक तरीके से 1 ले ली गई है। इलास्टिक कोलिजन बस इतना ही है। देखिए इलास्टिक कोलिजन आइडियल है भाई, मैं कह रहा हूँ कि कोलिजन कोई भी होगा तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, आवाज तो आएगी। कोलिजन होगा तो साउंड आएगी कि नहीं आएगी? तो साउंड में भी एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी आई कहाँ से? आएगी तो काइनेटिक एनर्जी से ही, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी कोलिजन में आइडियली एनर्जी कंजर्व होती नहीं है। तो ये जो आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हो ना, वो आपका एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। रियल लाइफ में हर कोलिजन जो होता है वो पार्शियली इलास्टिक होता है और पार्शियली इनइलास्टिक होता है। रियल लाइफ में अगर हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको
ये न्यूटन लॉ वाला मिलेगा रिजल्ट। लैब के अंदर आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पाओगे ही नहीं, कभी कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो सिर्फ हमारे दिमाग का आइडिया है कि ऐसा कोलिजन हो सकता है कभी। क्लियर हो गया आपको? यस सर। आप इसी में ई को 1 कर दो तो परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा, और ई को 0 कर दो परफेक्टली इन इलास्टिक बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए। नहीं यार समझ में, ई अगर 1 करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए। यस सर, वो सर इक्वल हो जाएंगी वैल्यूज, इक्वल हो v2 जाएगा। - v1 = u2 - आप तो मैं u1। यही कह रहा हूँ, ई को 0 करो, v2 बराबर v1, v2 बराबर v1 का क्या मतलब हुआ, v2 बराबर v1 का मतलब दोनों बॉडी स्टिक कर गई, दोनों की सेम वेलोसिटी हो गई। इनइलास्टिक। हाँ, तो इसको इंटरवेस्टिट्यूशन परफेक्ट इनइलास्टिक जो पढ़ा था वो कर दो। अगर कहते हो E = 1 तो फिर आपको ये बन जाएगा v2 - v1 बराबर u1 - u2, यानी कि रिलेटिव स्पीड बराबर आ गई। तो ये तो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था कि ये परफेक्ट इलास्टिक होता है। और अगर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है तो हम कह देते हैं कि ये पार्शियल इलास्टिक है और पार्शियल इनइलास्टिक है। पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक, ये 3 टाइप समझ आ गए? जल्दी बताओ यार, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक एग्जिस्ट करता है रियलिटी में? नहीं, ये सिर्फ हमारा मतलब थ्योरेटिकल है। रियल लाइफ में परफेक्ट चीज रियल लाइफ में कैसे मिल जाएगी यार तुमको? कोई चीज परफेक्ट है तो वो रियल लाइफ में कैसे होगी? रियल लाइफ में सब चीजें इम्परफेक्ट हैं। आइडियल चीज कभी मिलती है बताओ? नो सर। अब एक्सप्लोजन, इसको हम बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। 3 तरीके के कोलिजन हैं इलास्टिक। देखिए अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो कोलिजन में क्या हुआ, सबसे पहले यहां पर क्या कह रहे हो कि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से कम है। इलास्टिक कोलिजन में क्या कह रहे थे हम लोग? इलास्टिक कोलिजन में क्या कहा गया था? बराबर है कि बाद वाली और पहले वाली बराबर है। और अब मैं कह रहा हूं कि बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाले से ज्यादा है। लॉस नहीं है काइनेटिक एनर्जी में। लॉस तो नहीं बल्कि गेन है। जब काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद ज्यादा हो कोलिजन से पहले से, तो इसको कहा जाता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। बाद वाली एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और एक्सप्लोजन इसका एग्जांपल है। हालांकि एक्सप्लोजन में कोलिजन जैसी कोई चीज हुई नहीं है, कोई टक्कर नहीं हुई है, लेकिन इसको साइंटिफिकली कहा जाता है सुपर इलास्टिक कोलिजन। और क्यों कहते हैं, देखिए मतलब ये कह रहे हैं कि अगर टोटल मास m1 + m2 है, ऑब्वियसली कोई अगर दिवाली वाला बम मान ले या कोई भी, तो ये बम अगर रेस्ट पे है और बाद में ये एक्सप्लोड करके 2 पीसेस में चला गया, तो आप ये बताओ मोमेंटम पहले कितना है? अगर कोई पूछे कि मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना है, तो बिफोर एक्सप्लोजन अगर वो चीज रेस्ट पे रखी गई है, दिवाली वाले बम की बात कर रहे हैं, तो जब माचिस लगाते हो, जब उसमें आग लगाते हो, माचिस लगाते हो उस बम में, तो क्या बम को लेके दौड़ रहे होते हो? नो सर। कहीं दिवाली वाले पर रख करके तो माचिस लगाते हो उसमें? यस सर। तो फिर मोमेंटम 0 है पहले। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोलिजन इंटरनल फोर्स, सॉरी एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स से होता है कि एक्सटर्नल फोर्स से होता है? मतलब वो जो बम फटता है तो वो अपने अंदर के केमिकल रिएक्शंस की वजह से फटता है कि बाहर से हथौड़ा मार मार के उसको तो तोड़ते हो? इंटरनल। तो फिर इंटरनल भाई वो तो अपने आप फट जाता है ना। आप तो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हो, मजा ताली बजा रहे होते हो। एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स फिनोमेना नहीं हो गया? आपने रखा, माचिस लगाई, अंदर कुछ बारूद भरा होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और फट जाता है वो। तो ये सब कुछ अंदर अंदर ही हुआ, बम के अंदर हुआ ना सब कुछ, बाहर से तो कुछ हुआ नहीं, बाहर से तो उठा के तोड़ा नहीं उसको हमने। तो ये हम क्या कहते हैं कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 0 होना चाहिए, एज एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। लॉजिक समझ पाए हो कि नहीं यार, बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, तो 0 मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए, इसलिए हम बाद में क्या इक्वेशन बनाएंगे, इस वजह से हमारी बाद वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2v2 जो राइट साइड की तरफ है उसका पॉजिटिव मोमेंटम हो गया, और m1v1 नेगेटिव साइड पर है तो -m1v1, दिस टोटल मोमेंटम शुड बी 0। यानी कुल मिलाकर के आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, m2v2 बराबर m1v1, यानी कोलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल्स
इक्वल मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। एक्सप्लोजन के बाद, सॉरी, एक्सप्लोजन के बाद ये दोनों पार्टिकल इक्वल मोमेंटम से अपोजिट साइड पर जाएंगे। तो अगर इसमें से किसी एक की वेलोसिटी आपको दे दी जाए तो क्या दूसरे की वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। अगर Yes, ये sir. हाँ, तो इसके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। तुमको एक्सप्लोजन के बाद दो पार्ट्स में से एक पार्ट की वेलोसिटी दी जाएगी और दूसरे पार्ट की वेलोसिटी पूछी जाएगी, तो वो तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। और ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन से पहले कितना है? एक्सप्लोड होने से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी है? 0। ये रेस्ट पे है, Zero. 0। और एक्सप्लोड होने के बाद सर हाफ m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 square plus half हाफ v2 v2 स्क्वायर। तो ज्यादा नहीं हो गई? बाद वाली एनर्जी ज्यादा नहीं हो गई? बाद में पॉजिटिव Yes, sir. आंसर, यस सर बहुत। इसलिए सुपर इलास्टिक कह रहे हैं। इसका मतलब तीनों हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और सेम भी रह सकती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एनर्जी इंक्रीज कैसे कर जाएगी, मतलब कहां से आएगी? तो एक्सप्लोजन एक केमिकल रिएक्शन है भाई साहब, ध्यान रखना है। केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री है ये। और केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है। अब आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये दो वर्ड्स होते हैं। अब आपको आइडिया है यस कि सर। यस सर। क्या होता है इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में? एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, तो बेसिकली ये, क्योंकि तो ये बेसिकली जानते हो क्या हुआ? कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। ये कह सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी किसमें? इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। इसलिए बढ़ गया। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा रही है, केमिकल से काइनेटिक हो रही है। सर तो अभी आप कह रहे थे कि बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, वो केस होगा ना? नहीं, मैं कह रहा बराबर इलास्टिक कोलिजन में होती है, इन इलास्टिक में कम होती है और सुपर इलास्टिक में ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। तीनों एक ही कैटेगरी में नहीं आएंगे, तीन अलग अलग कैटेगरीज बनाई हमने। इसमें सर वेलोसिटीज के डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन के साथ भी करना है? कहाँ पर किया? तो माइनस लगाया तो यहाँ पर। जी सर, ठीक है सर। चलो जल्दी से देखिएगा, है ना। एक ये जंपिंग ऑफ का एग्जांपल है और एक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। 2-3 मिनट का टाइम लगेगा आपको। और ये तो बच्चा इसको हम जल्दी जल्दी देख रहे थे ना। पहले एक्सप्लोजन इन 2 डायमेंशन देख लो, क्योंकि अभी जस्ट एक्सप्लोजन किया है, तो एक्सप्लोजन इन 2 डायमेंशन आपको दिखा दे। तो इसमें ना ये टोटल 5m मास का ऑब्जेक्ट है, 5m मास का, और ये रेस्ट पे है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर 3 कलर्स जानबूझ के दिखाए, एक व्हाइट कलर, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। मतलब एक्चुअली ये 3 पीसेस में डिवाइड होने वाला है, फटने वाला है बम। तो 5m है, वो 5m एक्सप्लोड कर गया, मतलब ये बिफोर एक्सप्लोजन है, राइट साइड का डायग्राम आफ्टर एक्सप्लोजन है। और आपको ये दे रखा है, क्या निकालना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 3m फ्रैगमेंट if the velocity of other 2 identical fragments is shown in the figure। 5m था, ये 3 पीसेस में बटा 3, मतलब ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक्सप्लोड कर गया 3 पार्ट्स में। उसमें से एक पार्ट हमारा m मास का है, दूसरा पार्ट भी m मास का है, और तीसरा पार्ट 3m मास का है। तो ये जो 2 m मास वाले पार्टिकल्स हैं, इनकी वेलोसिटी तो डायग्राम में दे दी गई। 3m वाले के बारे में कह रहे कि भाई ये किस तरफ होगा, ये बताओ। यही मैं आपसे कह रहा था कि एक्सप्लोजन के बाद वो जितने पीसेस में डिवाइड करेगा, जैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आपको एक का वेलोसिटी दिया जाएगा और दूसरे की वेलोसिटी पूछी जाएगी। अगर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो फिर 2 की वेलोसिटी दी जाएगी, तीसरे की पूछी जाएगी। मतलब एक ही अननोन रखोगे आप। और निकालेंगे कैसे इसको? निकालेंगे कैसे? तो आप ये कहोगे कि मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद वाला, यानी आफ्टर एक्सप्लोजन, शुड बी सेम एज द मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। ये आप कर दो इसमें, मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन शुड बी मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। लगा दीजिए इसको, बिफोर एंड आफ्टर को बराबर कर दो। हाँ प्रणव जी, ये दोनों की डायरेक्शन दी गई है।
क्या देखो ना, वेलोसिटी ऑफ अदर टू फ्रैगमेंट्स इज शोन, वेलोसिटी दिखाई जा रही है उनकी, ये देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाई जा रहा है। तो ये बताओ मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना है, ये वैल्यू कितनी है, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन कितना है यहाँ पर? 0 0 तो बाद में भी 0 होगा। और आफ्टर एक्सप्लोजन में 3 मोमेंटम्स आएंगे, मोमेंटम ऑफ 3m वाला प्लस मोमेंटम ऑफ m वाला जो रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, और प्लस मोमेंटम ऑफ एक और m है जो कि ब्लू कलर से इंडिकेट किया डायग्राम में। तीनों का सम 0 आएगा। तो मोमेंटम ऑफ 3m क्या होगा, 3m मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसको v मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। मोमेंटम ऑफ रेड वाला मास जो है, अगर डायरेक्शन के हिसाब से चलें और राइट साइड को आप x डायरेक्शन कहते हो और इसको y डायरेक्शन कहते हो, तो मोमेंटम ऑफ m जो रेड कलर वाली बॉल है उसका मोमेंटम वेक्टर के हिसाब से लिखा जाएगा, तो mv इंटू जे कैप यूनिट वेक्टर के हिसाब से, और जो ब्लू वाला मास है उसका मोमेंटम mv इंटू आई कैप, और ये टोटल वैल्यू उठा करके 0 ये कर दो। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि वेलोसिटी उस 3m वाले मास की -1/3v आई कैप और -1/3v जे कैप, वो उधर ले जाके डिवाइड कर दिया मास को। समझ गए आप? यही पूछा गया था, सिंपल सा थ्योरी होता है, मोमेंटम कंजर्व करिए लेकिन वेक्टर में लगाइएगा, लॉ ऑफ वेक्टर। बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ये? यस सर आ रहा यस सर। मतलब सिंपल है मोमेंटम, अगर ध्यान से देखो तो ना, मैंने कहा आपसे पहले भी कहा था कि काइनेमेटिक्स के आगे वाली फिजिक्स बहुत सिंपल है, एटलीस्ट लॉजिकल है। अच्छा ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद कितनी आई? तो देखो 1/2mv² प्लस 1/2mv², पहला वाला रेड वाली बॉल के लिए, दूसरा वाला ब्लू वाली बॉल के लिए, और तीसरा वाला व्हाइट वाले के लिए जो 3m वाला है। तो हाफ 3m, और उसमें वेलोसिटी कितनी है यार? हाफ 3m, उसमें वेलोसिटी, तो 3m की वेलोसिटी ये निकाली है आपने। अगर इसका आप मॉड कैलकुलेट करो कि मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी ऑफ 3m वाले का, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर के लॉजिक से चलिएगा तो ये v√2/3 आएगा। आप कंफर्म करना कैसे आएगा ये v√2/3, कहां से कह रहा हूं मैं? कर लोगे इसको? यस सर। यस सर। ये v√2/3 मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। तो आप देख लो इतना एनर्जी आपको गेन हो रहा है, इतनी एनर्जी बढ़ रही है आपकी, क्योंकि पहले तो 0 एनर्जी थी, इतनी एनर्जी इसमें हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एक ये देखते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, ये भी आसान है। m1 जो है वो स्ट्राइकर मानते हैं और m2 जो है वो टारगेट मान लीजिए, एक स्ट्राइकर और एक टारगेट। तो जो मेरा स्ट्राइकर है वो कोलाइड करने के बाद, ये कैरम का गेम चल रहा है, कैरम में स्ट्राइकर से मारते हैं ना तो अलग अलग डायरेक्शंस में चलने लगते हैं। तो स्ट्राइकर जो है वो θ1 एंगल पर चला गया, और जो टारगेट है जिसको मारा गया, हिट किया गया, वो θ2 एंगल पे चला गया इधर। तो इसमें इक्वेशंस कैसे बनाओगे? अगर ये 2 डायमेंशन कोलिजन है तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करके इक्वेशंस बनाएंगे? देखो, तो इनमें कुछ नहीं करना आपको, 2 डायमेंशन है तो आप क्या करिएगा, दोनों डायमेंशन में अलग अलग मोमेंटम कंजर्व करा दो। तो आप पहले क्या करिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको लगाना है, ये तो लगाना ही है। मोमेंटम तो कोलिजन का न्यूमेरिकल कर रहे हो और एक्सप्लोजन का कर रहे हो, कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, तो आप मोमेंटम कंजर्व करिए। लेकिन कैसे? पहला आप करो एक्स डायरेक्शन में, कोलिजन ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये बताओ पहले कितना मोमेंटम है कोलिजन से पहले? कोलिजन से पहले एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कितना है? बिफोर। अच्छा, और कोलिजन के बाद कितना है एक्स डायरेक्शन में? तो m1, और अगर आप एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट देखोगे तो कंपोनेंट आपको एक्स डायरेक्शन में m1v1 cos थीटा हाँ m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos थीटा m2v2 cos θ1 सॉरी 2। ठीक है, ऐसे ही आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, ये लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका वाई डायरेक्शन में क्या होगा ये भी देख लो। तो क्या लिखेंगे वाई डायरेक्शन में? कितना मोमेंटम है कोलिजन से पहले? देखो आप बिफोर वाली साइड को देखो, बिफोर वाली। सर y की तरफ 0 है।
0 है। बाद वाले में m1 v1 sin थीटा 1, sin theta लेकिन वो m2 लेकिन v2 sin theta एक 2 मिनट, लेकिन v1 sin थीटा माइनस का माइनस के साइन भी साथ आएगा। है ना, और ये तो माइनस माइनस नीचे बाय एक, क्योंकि एक ऊपर की साइड आएगा, एक नीचे की साइड आएगा, ये दूसरी यस इक्वेशन। सर। बस इससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। और अगर ये इलास्टिक हुआ है, सपोज इफ इलास्टिक क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, तो इफ इलास्टिक तो आप एक काम और कर देंगे। अगर ये इलास्टिक हुआ तो हाफ m1 u1 स्क्वायर कोलिजन के पहले की जो एनर्जी है और कोलिजन के बाद की जो एनर्जी है, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अदरवाइज इसको नहीं लगाएंगे। बट एक्चुअली 99% क्वेश्चन में 2 डायमेंशन के जो कोलिजन आपको दिए जाएंगे वो इलास्टिक ही दिए जाएंगे। 99% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इलास्टिक दिए जाते हैं। तो टोटल 3 इक्वेशंस बन जाती हैं। और राइट हैंड साइड पर मैं आपको बता दूं, जब आप कोई न्यूमेरिकल करोगे अपनी स्कूल की बुक से करना। अब हम टाइम की प्रॉब्लम है इसलिए नहीं करा पा रहे। सो आउट ऑफ v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, मतलब इन चारों में से एनी वन विल बी गिवन। आप कोई क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, एनी वन विल बी गिवन, या तो एंगल दिया होगा या कोई वेलोसिटी दी होगी, एंड रेस्ट 3 विल बी रिक्वायर्ड। रेस्ट 3 आर आपसे पूछी जाएंगे, दे आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशंस भी तो 3 बना रहे हो ना यहाँ पर, तो आप मैक्सिमम कितने अननोन निकाल पाओगे यहाँ से? अगर 3 इक्वेशन बनाए हो तो अननोन्स कितने निकाल पाओगे मैथमेटिक्स के हिसाब? 3। इसे और राइट साइड पे 4 चीजें हैं, v1 थीटा 1 v2 थीटा 2। इसीलिए 2 डायमेंशन कोलिजन में कोई ना कोई एक चीज आपको राइट साइड की बताई जाएगी, या तो v1 बताया जाएगा, या थीटा 1 बताया जाएगा, या v2 बताया जाएगा, या थीटा 2 बताया जाएगा। सर इसमें रिलेटिव स्पीड्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं, इसमें यही लगता है, सिर्फ ये दोनों डायमेंशन का मोमेंटम कंसिडर करना होगा आपको। जी सर। लास्ट क्वेश्चन ये देख लो यार, ये बोट है, कूदने वाला है, जंपिंग ऑफ फ्रॉम वन बोट इनटू द अदर बोट। तो ये जो 40 किलोग्राम है, दोनों बोट B2 और B1 लिखा है हमने यहाँ पर। नहीं प्रणव, 2 डायमेंशन में ई वाली इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, वो बताएंगे फिर आपको, है ना, कंपोनेंट्स वगैरह करने हैं। द लाइन ऑफ इंपल्स हाँ वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। इसमें देखो यार, इसमें क्या है ना कि ये जो 40 किलोग्राम वाज था इनिशियली इन द बोट 2 था एंड वाज एट रेस्ट। पहले ये बोट 2 में था, ये बोट 2 यहाँ पर है। तो ये बोट 2 से बोट 1 में जंप कर रहा है, इस वाली बोट से बोट 1 में जा रहा है ये। और इनिशियली इन बोट 2 वाज एट रेस्ट, देन ही जंप्ड horizontally left with a velocity 4 meter per second relative to his boat and lands into the boat 1. आयुष जी, रिलेटिव वेलोसिटी वाला हेड ऑन वाले में आएगा। लगाओ किताब तो लगाओ यार, हमने आपको पूरा करा दिया, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं अभी। इसके बाद आप बुक्स लगाना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ मोमेंटम वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। इसको जल्दी से करो यार, पहले क्या होगा। मतलब ये आदमी पहले इस बोट में था, B2 में था, पहले बोट में था। तो ये बताओ इसका सोल्यूशन जब निकालोगे तो क्या होगा। मोमेंटम बिफोर जंप कितना था, बिफोर जंपिंग ऑफ B2 से जंप करने से पहले मोमेंटम कितना था? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ करके बताओ। 0 था। अच्छा, तो सर और 0 था। मोमेंटम आफ्टर जंप ऑफ B2 से जंप करने के बाद, तो जब B2 से जंप करेंगे तो क्या B2 चलेगा नहीं? रेड कलर से एरो जो दिखा रखा है हम लोगों ने, अगर ये पर्सन लेफ्ट साइड जंप करेगा तो क्या ये रिकॉइल नहीं कर गया? पीछे की तरफ चलेगा। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, V2 मान पीछे चल जाएगा एक्शन। इसको V2 मान लेते हैं। और पर्सन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड कह रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव टू B2 है ये। तो आप रिलेटिव का फॉर्मूला लगाओ कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट 2, इसी को तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बोट 2 कहेंगे। रिलेटिव की डेफिनेशन तो यही कहती है, इसी को तो रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। तो फिर पर्सन की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? वेलोसिटी ऑफ पर्सन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ द पर्सन रिलेटिव टू द बोट 2 और प्लस द वेलोसिटी ऑफ बोट 2, यानी इस 4 मीटर पर सेकंड को और इस V2 को ऐड करो, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में है।
तो ये वेलोसिटी मोमेंटम आफ्टर जंप में देखिए, बोट का मोमेंटम तो आप 60 इंटू वी2 लिखोगे, बोट का मोमेंटम तो 60 इंटू वी2 लिखो, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन इस पर्सन का मोमेंटम क्या लिखोगे जो जंप किया इससे? 40 इंटू उसको कितनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कौन सी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें? एब्सोल्यूट 4 माइनस वी2। 4 माइनस वी2। 4 माइनस वी2। अच्छा, तो 4 माइनस वी2 करने का मतलब आप क्या मान के चल रहे हो कि कौन सा वेक्टर बड़ा है? क्या मान रहे हो आप? इसका मतलब 4 को बड़ा मान रहे हो? जिस वेलोसिटी पे पर्सन जंप करेगा वो बड़ी है, ये मान के चल। तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड जा रहा है। यस सर। तो जब लेफ्ट साइड जा रहा है तो मोमेंटम के आगे माइनस साइन लगाओ फिर। यस सर। भाई अगर राइट साइड की डायरेक्शन को प्लस कह रहे हो और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को माइनस कह रहे हो और ये मान के चल रहे हो, तो फिर ये जो 40 इंटू 4 माइनस वी2 लिख रहे हो, इसके आगे माइनस साइन नहीं लगाओगे? यस सर। बस इसका ही तो ध्यान रखना है यार हमें, माइनस। अब इसको कंजर्व कर दो, ये दोनों सेम होने चाहिए। जल्दी से इससे वी2 बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके दोनों मोमेंटम कंजर्व करके वी2 बताओ कितना आता है। थोड़ा सा जल्दी हमारा हेल्प कर दो, क्योंकि आपका भी टाइम हो रहा है स्कूल का और मेरा भी। 1.6 आ रहा है। 1.6। चलो 1.6 आ गया बोट की वेलोसिटी, ठीक। और पर्सन की वेलोसिटी क्या आई एक्चुअल में? एब्सोल्यूट वाली, रिलेटिव नहीं। इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये है 4 माइनस वी2। 2.4। 2.4 जी, तो इसका मतलब ये पर्सन रियल में 2.4 से चल रहा है, एक्चुअल में 2.4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ये। अब जब ये बोट 1 पर लैंड करेगा तो क्या आंसर आएगा? लैंडिंग ऑन B1। अब बताओ, तो लैंडिंग ऑन B1 में मोमेंटम बिफोर लैंडिंग कितना है ये बताओ? सर 40 इंटू 2.4 बिफोर लैंडिंग। तो बिफोर लैंडिंग में B1 तो रेस्ट पे है, बिफोर लैंडिंग में जो बोट B1 है ये तो रेस्ट पे है, तो मोमेंटम 60 इंटू 0 बोट का, और जो लैंड करने आ रहा है पर्सन वो 40 किलोग्राम का है और उसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? 2.4 माइनस 2 और माइनस अलग से क्योंकि लेफ्ट है। आई बात ये समझ में? यस सर। अच्छा, और मोमेंटम आफ्टर लैंडिंग कैसे होगी? वो लैंड कर गया, मान लो उसमें वो बोट 2 पर गिर गया, तो बोट 2 पर गिरने का मतलब टोटल मास कितना हो गया हमारे पास? अब अगर ये पर्सन बोट 2 में आ जाए 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू उसकी एक वेलोसिटी v मान लेंगे नेगेटिव साइड पर, और इनको कंजर्व कर देंगे। चेक लो कितना आएगा, इससे v1 आ जाएगा कि बोट 1 की बाद वाली वेलोसिटी कितनी आएगी। सर 4 सर 0.96 यानी कि 0.96 मीटर पर सेकंड ये होता है। तो मैंने जानबूझ के एग्जांपल दिया, जानते हो, एक से कूदना है, दूसरे पर जंप करना है, दोनों एग्जांपल हो गए इसमें। आप समझ गए? यस सर। कि किसी बॉडी पर लैंड करो या किसी बॉडी से कूद जाओ, दोनों ही केसेस में मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम कंजर्व करते वक्त वेलोसिटी रिलेटिव वाली यूज नहीं करते हैं, वो हमेशा यूज करते हैं रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो अगर क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है तो पहले उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी में कन्वर्ट करो और तब जाकर के मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन लिखिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर आंसर गलत आएगा। बात समझ में आई आपको? यस सर। जी, तो ये भाई हमारी तरफ से खत्म हो गया चैप्टर, है ना। आप अपनी तरफ से पढ़ लो। एक रॉकेट प्रपल्सन है, वो कल पढ़ा देंगे, रॉकेट प्रपल्सन, और कुछ वर्क एनर्जी पावर पढ़ा देंगे। कल की टाइमिंग्स क्या है? यही रहेगा, सुबह के ही। ओके सर। थैंक यू सर।